आज हमारा एग्जामिनेशन क्लास है, ठीक है। कल जो थ्योरी हम पढ़े थे आज उसका हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। तो मोटी मोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, ठीक है। जगह नहीं है ना पीछे, थोड़ा सा उस साइड पे कर, वो कैमरे में ना ये जगह नहीं आ रही, थोड़ा सा बस, हाँ ये आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, ठीक है। ओके जी। सो प्रैक्टिकल में आज आप लोग हेडिंग देते थायराइड एग्जामिनेशन। कि जब हम पेशेंट की थायराइड एग्जामिनेशन करते हैं तो हम प्रैक्टिकल के अंदर कौन कौन सी पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे। आपके पास क्लिनिक के अंदर एक मरीज आया है, उसको थायराइड स्वेलिंग है, ठीक है। थायराइड स्वेलिंग गोइटर भी हो सकता है और ये डिफ्यूज थायराइड स्वेलिंग भी हो सकता है, ठीक है जी। और लोकलाइज्ड स्वेलिंग भी हो सकता है। तो हम जब पेशेंट के पास जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परफॉर्म करनी है। थायराइड एग्जामिनेशन एनआरई स्टेप 2 के अंदर बहुत अहम है, जिसके लिए आप लोगों को स्टेप्स आने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। कल हम इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर हमने करना क्या है। मैं फिर भी बता रहा हूँ। सबसे पहले जब हम पेशेंट के पास जाते हैं तो उसको अपना आपका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर पेशेंट से हम बायोडाटा लेते हैं, ठीक है जी। और आखिर में हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है जी, एग्जामिनेशन के अंदर। फिर इसके बाद आप लोगों को रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि जब हम थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन करते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। अगर आप लोगों ने अच्छे नंबर लेने हैं तो जैसे थायराइड एग्जामिनेशन स्टार्ट होती है तो आप सर को कहेंगे सर इस मुआयने के लिए मुझे एक गिलास वाटर और एक पेपर चाहिए, ठीक है जी। ये दो रिक्वायरमेंट है, ग्लास ऑफ वाटर विद पीस ऑफ पेपर। ये दो चीज़ आप लोगों ने पहले बताना है। वो आपको ग्लास ऑफ वाटर भी प्रोवाइड करेगा और पीस ऑफ पेपर भी देगा, ठीक है जी। फिर आप पेशेंट के पास जाते हैं और बताते हैं कि आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपके गले में सूजन के बारे में मुआयना करने के लिए कहा गया है, उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे, ठीक है। जब वो मरीज़ कहेगा कि जी डॉक्टर साहब आप अपना मुआयना शुरू करें, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। वहाँ पे ये ग्लव्स वगैरह नहीं पहने, सैनिटाइज एंटीसेप्टिक टेक्निक्स के लिए आप लोगों ने चीज़ें करनी है, ठीक है। तो सैनिटाइजेशन, अब यहाँ पे सैनिटाइजर मौजूद नहीं है तो हाथ आप लोगों ने क्या करना है, सैनिटाइज करना है। उसके बाद आप मरीज़ के पास जाते हैं एंड यू स्टार्ट इंस्पेक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे, इंस्पेक्शन स्टार्ट करेंगे। इंस्पेक्शन में आप मरीज़ की सबसे पहले आइज़ की तरफ देखें, इसको कोई नेस्टैग्मस तो नहीं है या एक्सोप्थेल्मस तो नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि जो ग्रेव्स डिजीज़ है उसके अंदर क्या होती है, एक्सोप्थेल्मस, ये हम चेक करेंगे। फिर पेशेंट को बताएंगे कि आप अपनी ज़बान निकालें, ठीक है। जब वो टंग प्रोट्रूड करेगा तो जो नेक के अंदर स्वेलिंग है या मास है उसकी मूवमेंट हम चेक करेंगे कि अगर ज़बान निकालने से उसका जो नेक स्वेलिंग है वो मूव करता है तो ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होता है। क्या होता है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अब इसके बारे में 2-3 बातें पहले से मैं बता रहा हूँ और से सुने। एक्चुअली एट द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस जब थायराइड ग्लैंड बनता है तो वो बेस ऑफ द टंग से स्टार्ट होता है। कहाँ से, बेस ऑफ द टंग, और फिर बेस ऑफ द टंग से स्टार्ट होके नीचे की तरफ जाता है और जाके इवेंचुअली नेक के अंदर ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया पहुंच जाता है, ठीक है जी। जो थायराइड ग्लैंड आज हमारे नेक में है ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया, इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो इनिशियल स्टार्ट है वो कहाँ से हुई थी, बेस ऑफ द टंग से हुई थी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। तो बेस ऑफ द टंग से थायराइड ग्लैंड का नीचे जाना इस डक्ट के जरिए होता है, उसको कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। क्या कहते हैं, थायरोग्लोसल। थायरो मीन थायराइड ग्लैंड, ग्लोसल मीन टंग। के टंग से थायराइड ग्लैंड का जो सफर है नेक की तरफ वो एक डक्ट के जरिए होता है, जिसको थायरोग्लोसल डक्ट कहते हैं। अब जब आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जब थायराइड ग्लैंड जो है वो बन जाता है तो दिस डक्ट हैज टू बी क्लोज्ड। ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। कुछ लोगों में दिस डक्ट इवन रिमेन ओपन, ये ओपन होता है। और जब डक्ट एक केनाल है, एक नाली नुमा स्ट्रक्चर है, वो ओपन रहेगा तो उसके अंदर फिर एबनॉर्मल इन्फेक्शन के चांसेस, और जहाँ पे इन्फेक्शन होगी डक्ट के अंदर एबनॉर्मल डायलेटेशन होगी। तो डायलेटेड डक्ट को हम सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट। तो थायरोग्लोसल डक्ट अगर ओपन रहे, बंद ना हो जाए और उसके बाद में इन्फेक्शन की वजह से क्या जाए, डायलेशन, तो इसको थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट कहते हैं। और जहाँ पे डायलेशन होगी तो उस एरिया के अंदर स्वेलिंग होगी जो थायराइड स्वेलिंग की शक्ल में हमें नजर आती है, ठीक है जी। तो ये तो आप लोगों ने याद रखना है। मरीज को सिंपल बताएंगे, अपनी जबान निकालें, ठीक है, और आप उसकी नेक देखें कि उसकी जो स्वेलिंग है उसके अंदर कोई मूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। नंबर 2, फिर आप मरीज को एक सिप ऑफ वाटर ऑफर करें, ये एक बूंद पानी पिए, ठीक है जी, और आपने निगलना नहीं है जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है। फिर जब वो निगलेगा उस दौरान देखें कि उसकी मूवमेंट हो रही है कि नहीं। इन दोनों टेक्निक्स की वजह से हम ये चेक करते हैं कि थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है कि नहीं है, ठीक है जी। ये बात हमने करनी है। फिर मरीज को बताएंगे कि अपने दोनों हाथों को ऐसे करें। जब वो दोनों हाथों को ऐसे करेगा हम इसके ऊपर पेपर रखेंगे और हम क्लोजली इंस्पेक्ट करेंगे कि उसमें कोई ट्रेमर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जो हाइपर थायराइड पेशेंट होता है उसमें फाइन ट्रेमर होते हैं। क्या होते हैं, फाइन ट्रेमर। तो हम हाथ पे पेपर इसलिए रखते हैं जिससे हम ये देख सके कि पेशेंट के अंदर ट्रेमर है कि नहीं है। फिर पेशेंट को बताएंगे कि अपने हाथ ऐसे करे और आप उसके हाथ पे अपने हाथ थोड़े से टच भी कर सकते हैं ताकि हम देख सके कि उसमें कोई स्वेटिंग वगैरह या ड्राई स्किन तो नहीं है, क्योंकि ड्राई स्किन इज द हॉल मार्क ऑफ हाइपोथायराइडिज्म और जो मोइस्ट या स्वीटी स्किन है ये हाइपर थायराइडिज्म में होता है, ठीक है जी। अगर आपके हाथ लगने से
यू फील कोल्ड, कोल्ड इंटॉलरेंस हाइपोथायराइडिज्म है, और अगर उसके अंदर हीट है दैट इज हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है जी, ये हमारा इन्फेक्शन के ऊपर होगा। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि अभी मैं आपके गले की सूजन को हाथ लगा के मुआयना करूंगा। ठीक है जी, आप फिर क्या करेंगे, उस नेक मास को पल्पेट करेंगे। तो पल्पेशन के दौरान आप लोगों ने एक्टिंग ही करनी है और आप लोगों को अप्रोच आना चाहिए। When you palpate the patient for thyroid swelling, you have to go back on the back side of the patient. आप पीछे जाए और आप नेक मास के अंदर स्टार्ट करें। पहले हम ये देखेंगे कि हाथ लगने से पेशेंट को पेन होता है कि नहीं, आइदर द मास इज टेंडर और नॉन टेंडर, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये देखना है कि हाथ लगने से मास हॉट है या कोल्ड है, समझ रहे कि नहीं, हॉट या कोल्ड, इसका मतलब ये है टेम्परेचर चेक करेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि जो मास है हाथ लगने से आया सॉफ्ट है या सॉलिड है, सख्त है या सॉफ्ट है। फिर ये भी देखते हैं कि मोबाइल है या फिक्स है, समझ रहे कि नहीं। अब आप लोग कैसे पता चलेगा, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, यहाँ पे इस तरह अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करना है, जिससे आप लोग को पता चलता रहेगा कि भाई हार्ड या मोबाइल मास है, सॉफ्ट या हार्ड मास है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। फिर इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो मास है आया वो ट्रेकिया के दोनों साइड पे एक जैसा है या एक साइड पे ज्यादा एक साइड पे कम है, क्योंकि थायराइड लोब 2 होते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया। अगर दोनों साइड की एक जैसी स्वेलिंग है उसको डिफ्यूज ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूज ग्वाइटर या डिफ्यूज स्वेलिंग उसको कहते हैं। और अगर एक साइड पे है तो उसको हम यूनिलेटरल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिम्फ एडिनोपैथी चेक करेंगे, क्योंकि जो थायराइड मैलिग्नेंसी है, थायराइड कैंसर जो होते हैं दे कैन कॉज लिम्फ एडिनोपैथी। तो देखें, हम यहाँ पे हाथ रखेंगे ना चिन के नीचे, ये सब मेंटल लिम्फ नोड है। कौन सा है, सब मेंटल। ठीक है जी, नाम आने चाहिए। फिर हम हाथ यहाँ पे रखेंगे, ये सब मैंडिबुलर है। क्या है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है। फिर हम हाथ कान के पीछे रखेंगे, पोस्ट आरिकुलर लिम्फ नोड है। क्या है, पोस्ट आरिकुलर। और एट द सेम टाइम हम इधर भी हाथ रखेंगे, जिसको ऑक्सीपिटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड कहते हैं। फिर नीचे जाएंगे यहाँ पे ये सारे सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, और यहाँ पे क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है। ठीक है जी, तो सब मेंटल लिम्फ नोड, सब मैंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, प्री आरिकुलर, पोस्ट आरिकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड और सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ये हम चेक करते हैं क्या मुझे गिल्टी की तरह, बाल की तरह कुछ मास फील होती है कि नहीं, क्योंकि थायराइड कैंसर के अंदर लिम्फ एडिनोपैथी होती है। और याद रखें, अगर थायराइड मैलिग्नेंसी में लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है तो दे आर पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी, उसमें पेन वगैरह नहीं होती। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट की ट्रेकिया को पल्पेट करेंगे। ये इसलिए कि जो लार्ज ग्वाइटर होता है दे कैन शिफ्ट द ट्रेकिया, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो ये ट्रेकिया को शिफ्ट कर सकती है। तो हमें ये देखना है कि आइदर ट्रेकिया लाइन इन द मिड लाइन आर नॉट। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना है, ट्रेकिया चेक करनी है। फिर इसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे कि अभी मैं एक हाथ रख के दूसरे हाथ से अपने हाथ को इस तरह मतलब ये स्ट्राइक करूंगा और देखूंगा कि आपकी जो स्वेलिंग है इसका मतलब क्या है। ये हम रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर के लिए डलनेस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, डलनेस। अगर आप एक हाथ रख के दूसरे हाथ से मारेंगे एंड इफ यू फील लाइक सॉलिड साउंड, इसका मतलब होता है डलनेस। ये हम चेस्ट में प्रॉपर करेंगे। आप लोगों का काम क्या है, आज घर जाके यूट्यूब पे देखना है कि परकशन नोट क्या होते हैं। जब आप लोग परकशन नोट चेक करते हैं तो मुख्तलिफ वीडियो एनिमेशन होती है, वो आपको साउंड बताते हैं कि वो लोग एक्चुअल साउंड किस तरह वो देते हैं, समझ रहे कि नहीं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अस्पुल्टेशन करेंगे। क्या करेंगे, अस्पुल्टेशन। अस्पुल्टेशन के अंदर हम थायराइड ब्रूई मालूम करते हैं, आप लोग को मैंने बताया था। और जो थायराइड ब्रूई है ये हाइपर थायराइडिज्म में होता है। कि जब आप वो स्टेटोस्कोप रखते हैं, ये मैंने जस्ट यहाँ से एक सिंपल सी स्टेटोस्कोप उठाई है लेकिन ये खराब है, बट आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप स्टेटोस्कोप उठाते हैं, आप लोगों के पास कोई किस्म का स्टेटोस्कोप है, ऐसा स्टेटोस्कोप लेके जाना है कि जिसके पार्ट्स आप लोगों को पता हो। ये क्या है, ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं इनको हम ईयर पीसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईयर पीसेस। क्लियर है। फिर ये वाला जो पार्ट होता है ईयर पीसेस के साथ, ये जो ब्लैक पार्ट है ये ईयर ट्यूब होता है। क्या होता है, ईयर ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये वाला जो एक लंबी सी मतलब पाइप होती है इसको ट्यूबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबिंग। एक मेजर ट्यूब है, इसको क्या कहते हैं, मेजर ट्यूब। फिर एक स्टेटोस्कोप का ये वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा सा डायलेट होता है और बिल्कुल फ्लैट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। और जो स्टेटोस्कोप का बैक वाला साइड है इसको बेल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ बेल, BELL। तो देखिए, बेल, डायफ्राम, ट्यूबिंग, ईयर ट्यूब एंड ईयर पीसेस। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो स्टेटोस्कोप यूज करने से पहले आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्टेटोस्कोप आने चाहिए। अगर आप लोगों को पार्ट्स नहीं पता होंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। अब हम स्टेटोस्कोप जब इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जब हम अपने कान में मिसाल के तौर पे स्टेटोस्कोप रखते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ऑन है कि नहीं है। इसको टेप करेंगे, जेंटल टेप करेंगे, चेक करेंगे कि आइदर इट इज ऑन और नॉट। कभी कभार क्या होता है, स्टेटोस्कोप इस तरह आवाज आ रही है कि नहीं, ये ऑफ होता है। और जब आप उसको फिर रब करते हैं, आप इसको जनाब इस तरह थोड़ा सा जेंटली चेक करते हैं
आपको आवाज़ ऑफ नहीं आती। तो पहले आप पेशेंट के पास जाते हैं, यू हैव टू ऑन दिस स्टेथोस्कोप, ऑन करते हैं। अब स्टेथोस्कोप एक पकड़ने का तरीका ये है, ये इंडेक्स फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है, हम दोनों के बीच में इस तरह इसको पकड़ते हैं, समझ रहे क्या नहीं। स्टेथोस्कोप लोग इस तरह भी पकड़ते हैं, ये 3 फिंगर फ्री हैं, मतलब इसको जस्ट हम इंडेक्स फिंगर में और कौन से में, मिडिल फिंगर में पकड़ के पेशेंट की चेस्ट एग्जामिन करते हैं या इसकी मतलब थायराइड ब्रूई चेक करते हैं। मेरी बात समझ गए। कहीं पे अगर आप स्टेथोस्कोप रखते हैं, उसका कौन सा वाला पार्ट, बेल, कुछ मरमर्स या कुछ एब्नॉर्मेलिटीज ऐसी होती है जो हम कहाँ से सुन सकते हैं, बेल से। तो फिर आप लोग ऐसे नहीं पकड़ सकते, मुश्किल होता है। आप लोगों ने इसको फिर जेंटली यहाँ से पकड़ना होता है, बिल्कुल सेफ, ईयर ट्यूबिंग से। कहाँ से, ईयर ट्यूबिंग, और इसको जस्ट रख के जेंटली आवाज़ सुनना होता है, ठीक है जी। हम प्री कार्डियम और कार्डियोवास्कुलर एग्जाम के अंदर कुछ मरमर्स ऐसे सुनेंगे, पेशेंट को कमांड देंगे कि आप लंबा सांस ले ले और रोक ले और फिर छोड़ दे। कुछ मरमर हम डीप इंस्पायरेशन में सुनते हैं, कुछ मरमर हम डीप एक्सपायरेशन में सुनते हैं, ठीक है जी। वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये आप लोगों से वाइवा में पूछेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। अभी हम थायराइड एग्जाम जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो मेरे लिए एक कैंडिडेट आप आ जाए काशिफ भाई, ठीक है जी। हाँ, तो थायराइड एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए मैं जो स्टेप्स करूंगा, आप लोगों ने सारे के सारे उसको फोकस करना है कि आप एज अ डॉक्टर जाते हैं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट जाते हैं और आप पेशेंट की थायराइड स्वेलिंग को आप एग्जामिन करेंगे, तो कौन कौन सी स्टेप्स है जो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। पीछे 2 रोज को अगर नजर नहीं आ रहा, आप लोग खड़े भी हो सकते हैं, ताकि हर एक चीज़ आप लोग देखें कि मैं कौन कौन से स्टेप्स करूंगा, ठीक है जी। ये आप लोगों ने देखना है, ओके। मुझे मिसाल के तौर पे कमांड मिला है कि मैं इस पेशेंट की थायराइड ग्लैंड की जो स्वेलिंग है उसको मैंने चेक करना है, ठीक है जी, ओके। अब मैं एज स्टूडेंट बैठा हूँ, यहाँ पे टेबल भी पड़ा होगा, उस टेबल के ऊपर मैंने पहले से एक पेपर रखा होगा, एक ग्लास ऑफ वाटर भी रखा होगा, ठीक है जी। जो मैंने फ्रेश वाटर लिया है वो भी होगा और साथ में एक पीस ऑफ पेपर। ये 2 रिक्वायरमेंट जो बंदा पहले करेगा वो आधा पास हो जाता है, ठीक है जी। ये रिक्वायरमेंट है, ये आप लोगों ने जरूर करनी है, ठीक है जी। चलिए, अब इसके अंदर मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, मैं लाइक स्टूडेंट स्टार्ट करूंगा और परफॉर्म करूंगा कि कौन कौन सी चीजें हमने इसके अंदर करनी है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपका नेक के अंदर, गले के अंदर जो सोजिश है उसका मुआयना कर रही है। आपका नाम? जी काशिफ साहब, आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ से आए हैं? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। आज बड़े प्रोफेसर साहब ने मुझे आपके गले में जो सूजिश है उसके मुआयना करने के लिए कहा गया है। इस मुआयने के दौरान मैं देख के मुआयना करूंगा, हाथ लगा के कुछ टेस्ट कराऊंगा और ये मेडिकल एक आला है जिसको हम अपनी ज़ुबान में स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके भी आपकी गले का जो सूजिश है उसका मुआयना करूंगा। मैं दौरान मुआयना भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको किसी किस्म की तकलीफ महसूस ना हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुआयने के दौरान भरपूर तावन करेंगे। जी तो अपना मुआयना मैं आगे शुरू कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। इस मुआयने को शुरू करने के लिए ज़रूरी है आप मेरी तरफ देखें और जैसे मैं कहूँगा आपने उस तरीके से करना है। आप कोई दर्द वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा? ठीक है, अब मेरी तरफ देखें और अपनी आंखें बंद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आंखें खोले, बहुत शुक्रिया। अब काशिफ साहब थोड़ा सा आप गले को थोड़ा सा आप ऊपर करें, बस। बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी ज़बान बाहर निकालें, थोड़ा सा ऊपर देके और ज़बान निकालें। बहुत शुक्रिया। अब काशिफ साहब मैं आपको ये पानी का ग्लास दे रहा हूँ, इससे आपने एक घूंट पानी पीना है लेकिन निगलना नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ आपने इस पानी को निगलना नहीं है। इससे घूंट ले लें, ऊपर देखें, निगले। बहुत शुक्रिया। आप कंफर्टेबल हैं? ठीक है। अब काशिफ साहब दोनों हाथ अपनी इस तरफ सीधे करें, थोड़ा सा हाथ मिलाएं, बस, ज़्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया। दोनों हाथ ऐसे करें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब काशिफ साहब अपने मुआयने को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी जो गले में सोजिश है उसको हाथ लगा के मुआयना करूंगा। अगर आपको दौरान हाथ लगाने के दौरान आपको कोई दर्द हो गले में तो आपने मुझे उसी टाइम बताना है, ठीक है। आप सीधा देखें, इसको थोड़ा सा रोटेट, थोड़ा सा आगे आगे, बस बैठ जाए। आप सीधा देखें, छत की तरफ देखें, छत की तरफ। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, सीधा देखें, कोई दर्द वगैरह तो नहीं है आपको? ठीक है, अब आप थोड़ा सा ऊपर देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सीधा देखें। अब मैं इस आले को इस्तेमाल करके आपका जो सूजश है उसका मुआयना करने लगा हूँ। ठीक है, सीधा देखें, सांस लें, छोड़, सांस लें, सांस लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ और आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो टुडे आई एग्जामिन माय पेशेंट नेम काशिफ, एज 25, residence of Islamabad, for thyroid examination. On my inspection, the patient look was not anxious, there is no prominent sweating and there was no nystagmus, and the patient eye examination is negative for exophthalmos. On my further examination, when I palpate the neck, there was no prominent swelling, there is no tenderness, no regarding warm, the area was normal, temperature regarding neck skin was also normal, and on my palpation there was no lymph adenopathy. On further my examination on percussion, there is no prominent dullness and the trachea was lying in the midline. On my auscultation, there is no prominent bruit. So this is for me a normal thyroid examination. Thank you. ठीक है जी, क्लियर है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने मिस किए हैं कि सारे किए हैं। कौन सा? नहीं, नेस्टेगमस तो देखने के दौरान हम करते हैं ना। ओके, कोल्ड और हीट जो है वो आप तब चेक करना है जब आपको हाथ के अंदर लगे कि उसको स्वेटिंग है। अब पेशेंट की जब मैंने हाथ चेक किया ना तो उसके हाथ नॉर्मल थे। अगर आपको कोई मॉइस्चर वगैरह फील होती है कि देयर इज अ मॉइस्चर और स्वेटिंग, तो आप उसको फिर जो है ना कोल्ड हीट के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ जो नेस्टेगमस तो देखने से पता चलेगा ना। जब आप पेशेंट को कहते हैं कि आंखें बंद करें तो आप हाइपरलिपिडीमिया चेक कर सकते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म में प्री ऑर्बिटल एडीमा होता है, मिक्स एडीमा होता है। और आप फिर पेशेंट को कहते हैं कि आंखें खोले, चेक कर दे कि इनवॉलंटरी फ्लिकरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेगमस कहते हैं। ठीक है, वो बंदा एग्जाम के अंदर पास है, ये हमारे साथ हुआ, हमने खुद एग्जाम भी पास किए हैं, हमने माशाल्लाह लोगों को पास भी कराए हैं। तो वो बंदा पास है जो तीन चीजें बैक ऑफ द माइंड में रखे जब वो कौन सा एग्जामिनेशन करेगा? थायराइड। कि सर इस मुआयने के लिए मुझे एक गिलास वाटर और एक पेपर चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आप पेशेंट को एक गिलास वाटर ऑफर करें, आप पेशेंट को जबान बाहर निकालने के लिए कहे, और पेपर रखे टू सी फॉर फाइन ट्रिमर। ये तीन चीजें जिसने की हैं वो कभी एग्जामिनेशन के अंदर फेल नहीं होगा। और जो थायराइड ब्रूई है ये हम बेस्ट सुन सकते हैं व्हेन वी पुट बेल, समझ रहे कि नहीं? ये हम डायफ्राम से चेक नहीं कर सकते, ये हम बेल से चेक करते हैं। और जहाँ पे ये जो नेक एरिया है ना, आप इमेजिन करिए जो एडम एप्पल है, इसी के साथ दोनों साइड पे आपने ये रखना है, जिसके लिए हम थायराइड ब्रूई चेक करते हैं। लेकिन एग्जाम में ये आता है कि अगर आप डायफ्राम रखेंगे, ये भी गलत नहीं है, बट इस पे हम थायराइड ब्रूई को प्रोमिनेंट नहीं सुन सकते। तो हम क्या चेक करें? किससे चेक करेंगे? बेल से चेक करेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, आप अगर पेशेंट ने मिसाल के तौर पे इस तरह शर्ट नहीं, इसका कमीज है, आप उसको इस मुआयने को बेहतर बनाने के लिए मुझे आपकी कमीज का एक बटन जो है वो खोलना पड़ेगा, ताकि उसका जो चेस्ट है थोड़ा सा एक्सपोज हो जाए, ताकि आपको परकशन करते वक्त, अस्कुल्टेशन करते वक्त मतलब मसला ना हो। ऐसा ना हो कि इसने ये वाला भी बंद किया हो तो फिर आपको ये जगह एक्सपोज नहीं होगा। तो अगर इसने कमीज पहना है, ठीक है, शर्ट वगैरह शर्ट भी पहने हैं, तो अगर बटन है आप उसको कहेंगे कि मुझे आपकी कमीज का या शर्ट का एक बटन खोलना होगा, जिससे हम अपना मुआयना बेहतर तरीके से कर सकेंगे। ठीक है जी, ये आप बताएंगे तो आप अपना मुआयना स्टार्ट करेंगे। तो इंस्पेक्शन विल बी देयर, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कुल्टेशन। अब आप लोग के पास एक ऑप्शन होता है, अब मरीज के पास जाते हैं एंड यू स्टार्ट थायराइड एग्जामिनेशन। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मरीज को ये भूल गए कि एक गिलास वाटर ले रहे, मेरी बात समझ रहे? अब इंस्पेक्शन में आपने मरीज को हाथ सीधा करने के लिए कहा, आपने इसके ऊपर पेपर भी रखा, बट आप ये भूल गए कि एक बूंद पानी पी ले। ठीक है, और आप किसमें चले गए? पाल्पेशन में। तो जब मैं पाल्पेशन में आता हूँ, अब मैं इंस्पेक्शन में भूल गया हूँ, अब मेरे बाद में याद आ गया कि टेबल पे तो पानी भी पड़ा है, समझ गए कि नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूँ? पाल्पेशन। तो जब मैं पाल्पेशन करता हूँ, फिर मरीज को कहे कि आप एक बूंद पानी पी ले और ना निकले जब तक मैं ना कहूँ। जब मरीज पानी लेगा तो आपने तो थायराइड स्वेलिंग पे हाथ रखे कि नहीं, जेंटल आपने फिंगर रखनी है, और मरीज को कहे कि अभी आप पानी का सिप ले ले और इसको स्वालो करे। तो जब स्वालो करेगा और आपकी हाथ में क्या आएगी? मूवमेंट आएगी, तो ये भी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट होता है। तो ग्लास ऑफ वाटर आप इंस्पेक्शन में पिला के एग्जामिन भी कर सकते हैं, देखेंगे कि जो वो स्वालो करेगा तो उसकी नेक मास की जो मूवमेंट है वो प्रोमिनेंट है कि नहीं। और अगर आप वहां भूल गए तो आप फिर पाल्पेशन में भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप वहां पे भूल गए तो यहाँ पे नहीं कर सकते। बट कहने का मतलब यह है कि एक बूंद पानी पिलाना
और साथ में पेपर हाथ पे रख के ट्रिमर देखना, ये थायराइड एग्जामिनेशन की बेसिक्स है, ये आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है। आप लोगों से वो ये पूछेगा कि डॉक्टर साहब व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म, व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ थायराइड मैलिग्नेंसी, समझ रहे क्या नहीं, लाइक पेपिलरी कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। और आई थिंक इस पे हमने 1 घंटा लेक्चर लिया है कि जो थायराइड ग्लैंड की वाइवा है वो आप लोगों ने तैयार करके जाना है। ठीक है जी, थायराइड स्टोम जो है आप लोगों को बताया था। हाँ, कभी कभार एक पेशेंट होता है, उसको हम जब एग्जामिन करते हैं और उसकी जो थायराइड स्वेलिंग होती है वो हाथ लगाने से टेंडर होती है। क्या होती है? टेंडर। मतलब जब आप हाथ लगाते हैं, मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द करता है, ठीक है, हम उसको फिर जेंटल चेक करेंगे और मरीज सर ये कहता है कि इस मरीज को रिसेंटली वायरल इन्फेक्शन हुआ था। क्या? वायरल इन्फेक्शन। तो जिसको रिसेंटली 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में कौन सा इन्फेक्शन हो, वायरल इलनेस हो, और फिर उसका थायराइड स्वेलिंग होता है और उसको हम टेस्ट करने से फील करते हैं कि ये टेंडर है। सो टेंडर थायराइड नोड्यूल विद वायरल इलनेस, थिंक अबाउट रेडल थायरोडाइटिस। उसको क्या कहते हैं? रेडल थायरोडाइटिस। ये इसको कहते हैं डी क्वेरियन थायरोडाइटिस। ये नाम सुने कि नहीं? तो डी क्वेरियन थायरोडाइटिस या रेडल थायरोडाइटिस ये पेनफुल थायराइड नोड्यूल होता है, लेकिन दैट इज हाईली एसोसिएटेड विद वायरल इलनेस। ये वायरल इलनेस के साथ आता है। ठीक है जी, तो आप लोग को ग्रेव्स डिजीज पता होना चाहिए, हशीमोटो थायरोडाइटिस का पता होना चाहिए, और थायराइड फंक्शन टेस्ट आप लोग को बताया था कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म क्या है, सेकेंडरी क्या है, और प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपो। अगर ग्लैंड के मसले की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए वो प्राइमरी है, अगर बाहर की मसले की वजह से हो जाए तो वो सेकेंडरी होता है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट थायराइड एग्जामिनेशन। ठीक है जी, देखिए बी सिंपल इन योर एग्जाम। ठीक है, जब आप सिंपल करेंगे, जितना आप सिंपल एग्जामिनेशन करेंगे उतना आप लोग के पास चांसेस ज्यादा होते हैं। और से सुने, जब मैंने इसके यहाँ पे हाथ रखे ना पेशेंट के, और मैं उसको जनाब एग्जामिन करता हूँ, तो आपने पेशेंट को टच नहीं करना ऐसे, समझ गए क्या नहीं, ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे और पेशेंट को फील हो जाए कि एग्जामिनेशन ऐसी हो रही है कि उसमें कोई बोझ नहीं है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, और से सुने, अगर मैं ये जो हाथ है ना एल्बो एरिया ये वाला, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ ना और इसको एग्जामिन, ये भी गलत है, आपने जहां पे टच करने बस वो एरिया पेशेंट को फील होना चाहिए, उसको आपका एक्स्ट्रा लोड फील नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे क्या नहीं? तो सबसे पहले आप लोगों ने एग्जामिनेशन के दौरान बिल्कुल सिंपल या जेंटल इसको एग्जामिन करना है, देखे, और थोड़ा सा आपने इस तरह खड़े होकर पेशेंट की तरफ देखना है कि अगर इसकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रही है तो शायद उसको पेन भी हो रहा है, समझ रहे क्या नहीं? तो जब आप फील करते हैं व्हेन यू पाल्पेट द पेशेंट and the patient facial expression is a bit changing, ask the patient either you are feeling pain or not। ठीक है जी, जब उसको पेशेंट को पता होगा, कभी कभार पेशेंट को दर्द होता है, वो डॉक्टर को होप के मारे नहीं कह सकता, तो हमने पेशेंट को बताने कि आपको दर्द है कि नहीं है, क्योंकि हम साइड बाय साइड पेशेंट का केयर भी करेंगे। ठीक है जी, तो ये तो हमारा हो गया थायराइड एग्जामिनेशन। इसके बाद हेडिंग दे दे एग्जामिनेशन ऑफ सेरिबेलम। ठीक है जी, कल हमने डिस्कस जी, हाँ, स्टेटोस्कोप जब हम रखते हैं ना, इसमें देखें, स्टेटोस्कोप जब सबसे पहला ये है कि आप ईयर पीसेज जो है वो कार में डालते हैं, फिर चेक करते हैं कि आपका स्टेट ओपन है कि नहीं। ठीक है, ये जरूरी होता है। ये आपने चेक किया, फिर पेशेंट को बताते हैं कि सीधा देखे और थोड़ा सा ऊपर देखे, ताकि आपका नेक स्वेलिंग एक्सपोज हो जाए। फिर यहाँ पे ये जो क्लेविकल का एरिया है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये जो वेसल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड को जो ब्लड देते हैं, यहाँ पे हम बेल रखते हैं। क्या रखते हैं? बेल। और पेशेंट को कहते हैं कि सांस ले ले, तो वो सांस ले ला और फिर उसके छोड़ दे, क्योंकि जब वो सांस लेते हैं तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर बिल्ड होता है, जिससे वीनस रिटर्न ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो आप लोग यहाँ पे स्टेट रखते हैं और पेशेंट कहते हैं कि सांस ले ले और छोड़ दे, फिर इस तरह यहाँ पे भी लेते हैं। अब इसका मतलब एक थायराइड लोब इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, तो हमने दोनों साइड, एक इधर जो है ना आप लोगों ने रखना है और एक इधर रखना है। सर आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आई वांट टू लुक फॉर थायराइड ब्रूई। हम क्या चेक करेंगे? थायराइड ब्रूई। और थायराइड ब्रूई के दौरान आप लोगों को ये वाइव आना चाहिए कि हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन में होता है, स्पेशली इन स्टेट ऑफ हाइपर थायराइडिज्म। किसके अंदर? हाइपर थायराइडिज्म के अंदर। समझ गए कि नहीं? दिस व्हाट ऑल अबाउट द थायराइड एग्जामिनेशन। फिर से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लास ऑफ वाटर, पीस ऑफ पेपर, दीज आर द टू थिंग्स एवरीवन मस्ट नो फॉर थायराइड एग्जामिनेशन। ठीक है जी, कभी कभार क्या होता है, रियल पेशेंट उधर होता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप पेशेंट को देखते हैं, उसकी यहाँ पे भी स्वेलिंग है, और से सुने, और यहाँ पे भी स्वेलिंग, ऐसे स्वेलिंग है, समझ रहे कि नहीं? आप उसको देखते हैं कि इसका स्वेलिंग इधर भी है और इधर भी है। अगर स्वेलिंग इसके नेक के दोनों साइड पे है, इसको डिफ्यूज थायराइड स्वेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज। कभी कभार यहाँ पे इस तरह बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एरिया बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो वो यूनिलैटरल थायराइड स्वेलिंग होता है। ठीक है जी, तो ये भी इंस्पेक्शन पे देखेंगे कि आया डिफ्यूज है या यूनिलैटरल होता है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में अभी हम डिस्कस करेंगे, आप लोग हेडिंग दे दें एग्जामिनेशन ऑफ सेरिबेलम, कि सेरिबेलम की एग्जामिनेशन में हम कौन कौन सी चीजें पेशेंट से करवाएंगे और कौन कौन सी टेस्ट पेशेंट से करवाएंगे, जिसमें हम मरीज की सेरिबेलम एग्जामिनेशन कर सके। ठीक है जी, वो आसान है। कल मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ाई थी, पेशेंट के अंदर 4 से 5 टेस्ट होते हैं जो हम जरूर करेंगे। मैं आप लोग को जस्ट मोटी चीजें फिर से बता रहा हूँ। आस्क द पेशेंट टू वॉक, हम पेशेंट को बताते हैं पहले कुछ कदम चल के दिखाए, जिससे हमें पेशेंट की गेट का पता चलता है। किस चीज का? गेट का, कि पेशेंट की जो चलने का अंदाज है उसमें सिमेट्री है कि नहीं, उसमें कोई इसका जो हिप ज्वाइंट है एक साइड पे सिंक तो नहीं कर रहा,
ट्रेंडनबर्ग साइन है कि नहीं, ब्रॉड बेस गेट है कि नहीं, मैग्नेटिक गेट है कि नहीं, शफलिंग गेट है कि नहीं। शफलिंग गेट, अब देखिए गौर से सुने, कभी कभार पेशेंट जाता है इस तरह, तो वो मतलब 2 कदम जाने के बाद मतलब थोड़ा सा हिल जाता है और गिर जाता है। इसको शफलिंग गेट कहते हैं कि पेशेंट कदम रखने के बाद अपने आप की जो बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं कर पाता। एक गेट इस तरह होता है, गौर से सुने, मैं एक कदम रखता हूँ ना, मैं दूसरा कदम इधर रखता हूँ, तीसरा इधर रखता, ऐसे जाता हूँ, समझ रहे कि नहीं। मतलब इसको कहते हैं, ये कैंची की तरह, इसको सीजर गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजर गेट कहते हैं। तो मतलब गेट के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, मतलब ब्रॉड बेस्ड गेट होता है, मैग्नेटिक गेट होता है, सीजर गेट होता है, समझ रहे कि नहीं। और जब आप मरीज जाता है और वो ऐसे जाता है, कभी इस तरफ जाते हैं, कभी इसको कहते हैं शेकी जर्की। इसको क्या कहते हैं? शेकी जर्की, डांसिंग लाइक गेट, जो कोरिया कहलाता है, स्पेशली रूमेटिक फीवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रूमेटिक फीवर के अंदर। सडन हार्म कोरिया का नाम सुने कि नहीं? तो इसके अंदर शेकी जर्की गेट होता है, पर्पसलेस इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, ठीक है, और वो बेसल गेंगलिया डैमेज की वजह से होता है। अब इसकी तरफ आते हैं अपनी इंस्पेक्शन की तरफ। तो जब हम सेरेबेलम को देखते हैं, पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे पेशेंट की ओवरऑल, ठीक है। इंस्पेक्शन पे हम ये देखेंगे कोई निस्टेगमस है कि नहीं है, फिर हम ये देखेंगे कि पेशेंट में कोई प्रोमिनेंट ट्रेमर है कि नहीं है। ये हम इंस्पेक्शन से पहले सुने, फिर इसके बाद हम पेशेंट को बताएंगे चल के दिखाए। जब वो चल के दिखाएगा तो फिर से हमें गेट का अंदाजा होगा, और आपने फोकस करना है स्पेशली जब मरीज टर्न लेता है, जब वो दोबारा टर्न लेके आपकी तरफ आता है, उस दौरान देखना है कि उसका बैलेंस खराब होता है कि नहीं, क्योंकि सेरेबेलर लीजन के अंदर द पेशेंट एक्सपीरियंस लॉट ऑफ डिफिकल्टी वाइल टर्निंग। कहाँ पे? टर्निंग के दौरान। ये पॉइंट मैंने कल बताई थी कि नहीं। फिर इसके बाद दूसरी चीज, हम टेंडम गेट चेक करेंगे, हील टो वॉक किससे कराएंगे? क्या करेंगे? हील टो वॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम एच पैटर्न चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एच पैटर्न चेक करेंगे टू सी फॉर प्रोमिनेंट नेस्टेगमस। क्या चेक करेंगे? प्रोमिनेंट नेस्टेगमस। यार जब आप इसको कहे कि इस उंगली की तरफ देखे, ये जिस सिमत में जाए आपने इसका फॉलो करना है, अपने सर हिलाए बगैर। अब मिसाल मैं मरीज होना, मैं देखते इसको देखता हूँ और मैं देखने के बाद इस तरह करता हूँ, फ्लिकरिंग करता हूँ, तो मतलब मेरी आंखों में नेस्टेगमस है, ठीक है जी। तो नेस्टेगमस देखेंगे, लिड लेग देखेंगे, आई स्ट्रेन देखेंगे, आई मूवमेंट चेक करेंगे। ये सारे के सारे फ्लोकुलो नोडुलर लोब के लिए करते हैं। किसके लिए? फ्लोकुलो नोडुलर। फिर इसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि मेरी उंगली के साथ आप अपनी उंगली टच करें और उसी उंगली को अपनी नाक के साथ टच करना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने कल मुझे मैसेज किया था कि इसमें हम पेशेंट की आंखें बंद करवाएंगे कि नहीं? नहीं करवाएंगे। ये आंखें खोल के करेंगे, पेशेंट की आंखें खोली होगी। फिर पेशेंट एक हाथ से करेगा, फिर उसको कहे दूसरे हाथ से दूसरा करे, क्योंकि सेरेबेलर कार्टेक्स 2 होते हैं, तो हमने दोनों साइड चेक करने हैं। अगर वो फिंगर नोज टेस्ट ना कर सके, उसको डिसमेट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसमेट्रिया। दूसरी बात यह है, अगर वो इस फिंगर को टच करते वक्त कैसे जाता है और नाक को टच करते वक्त कैसे जाता है, इसको पासिंग पॉइंट कहते हैं। कि द पेशेंट फिंगर इज पासिंग माई फिंगर एंड दैट इज कॉल्ड पासिंग पॉइंट। इसको डिसमेट्रिया कहते हैं। समझ गए क्या नहीं? फिर इसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि आप खड़े हो जाए और पेशेंट की रोमबर्ग टेस्ट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट इज डिफरेंशिएटिंग सेंसरी एटाक्सिया फ्रॉम सेरिबेलर एटाक्सिया। ये हम चेक करेंगे पेशेंट की प्रोप्रियोसेप्शन इंटैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। उसमें हम पेशेंट की आंखें बंद करवाएंगे, पेशेंट कहेंगे सीधा देखें, और इसको देखेंगे कि पेशेंट आंखें बंद करने के बाद अपनी बैलेंस मेंटेन करते कि नहीं। अगर वो नहीं कर पाएगा, वो गिरेगा, उस साइड की सेरेबेलर लीजन हो सकती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है पेशेंट की हम बताएंगे डिसडाइडोकोकाइनेसिया। हम इसको कहेंगे कि देखे आपने ऐसे करना है जल्दी जल्दी, इसको रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट कहते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हम पेशेंट से ये करवाएंगे, अगर पेशेंट कर सकेगा तो नॉर्मल है, नहीं कर सकेगा तो डिसडाइडोकोकाइनेसिया है, ठीक है जी। ये जो डिसडाइडोकोकाइनेसिया है, ये मेजॉरिटी वर्मिस डैमेज के अंदर होते हैं सेरेबेलर, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम मरीज को कहेंगे कि मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आपने मेरे बात वो बोलना है। मतलब जैसे कि आपका नाम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कोई वर्ड बोलेंगे थोड़ा सा मुश्किल टाइप, कि पेशेंट को बोलने में कोई मसला तो नहीं है। इसको स्केलिंग स्पीच हो सकता है, स्टेकाटो स्पीच हो सकता है, क्योंकि जो स्पीच है ना उसमें भी सेरेबेलम का रोल होता है। फिर पेशेंट को कहेंगे कि दोनों हाथ ऐसे करें, हम इसको टोन्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? टोन्स ऑफ द मसल चेक करेंगे कि पेशेंट में कोई हाइपरटोनिया या हाइपोटोनिया तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक हील शेन टेस्ट करवाएंगे। क्या कराएंगे? हील शेन टेस्ट। तो हील शेन टेस्ट में हम पेशेंट को लेटाएंगे और इसकी जो टीबिया है इसके ऊपर दूसरे पांव का हील हम रगड़ लेंगे, ठीक है। देखेंगे कि यार टीबिया के ऊपर पेशेंट की हील एक जैसी जा रही है कि नहीं। पेशेंट एक दफा रगड़ेगा, दोबारा पांव उठाएगा, फिर से आएगा, फिर उठाएगा, फिर से आएगा। वी विल रिपीट दिस 3 टाइम ऑन ईच साइड। हाउ मेनी? 3 टाइम ऑन ईच साइड। मतलब एक साइड पे 3 दफा करेंगे, फिर दूसरी साइड पे भी 3 दफा करेंगे। मेरी बातें समझ रहे कि नहीं? ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग के पास लिखी है, ये कल हमने डिस्कस किए है, आज आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना है कि इसको हम कैसे करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब आप लोगों ने इसमें अगर 4 भी किया ना, 5, आप लोग पास हो जाएंगे। सेरेबेलर एग्जामिनेशन का रूल ये है कि इसमें 4 से 5 स्टेप बेहतर करने हैं। 4 से 5 स्टेप अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, आपका स्टेशन आराम से पास हो जाएगा। इसमें अगर 12 है ना, आप 4 भूल भी जाए तो आप फेल नहीं हो सकते, बट 8 जो किए है वो अच्छे करने चाहिए। मेरी बात समझ गए कि नहीं? हर एक चीज इंसान को याद नहीं रहती और हर एक चीज करने की जरूरत भी नहीं है।
अगर टाइम है, याद है, तो इससे बेहतर बात नहीं है। अगर टाइम है आपके पास, आपको याद भी है, परफॉर्म करना बेहतर बात है। अगर टाइम खत्म है और आप बीच में परफॉर्म करना छोड़ गए तो आप पास है, क्योंकि टाइम का मसला है, आपका मसला नहीं है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो अभी हम सेरेबेलम एग्जामिनेशन कराते हैं और सेरेबेलम एग्जामिनेशन के कुछ टेस्ट में इससे परफॉर्म करवाऊंगा और आप लोगों ने देखना है कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करानी है। ठीक है जी, चलिए जी। अब मैं पेशेंट को कुछ कमांड दूंगा और आप लोगों ने वो चीज़ें बेहतर तरीके से सोचनी है। और मैं शायद इसमें 5 टेस्ट करूँ, 6 टेस्ट करूँ, बट जो करना है उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। तो जो थ्योरी बताई है सब इस पे क्लियर है कि नहीं? सबके पास ये टेस्ट वगैरह मौजूद है कि नहीं? अब उन टेस्ट को आप लोगों ने, अब आपके पास कापी है, उधर आपके पास कापी नोटबुक नहीं है, आप लोगों का माइंड है कि आपको पता होना चाहिए मैं इस पेशेंट के सामने बैठ गया तो मुझे ये पता होना चाहिए मैं इससे करवाऊंगा क्या। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोगों ने इसका एक छोटी सी क्लिप बनानी है तो फिर ग्रुप में शेयर करें ताकि जो लोग कैमरे के जरिए इसका मूवमेंट ना देख सके तो वो भी फिर देख लेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, इसमें 2 चीज़ें पेशेंट के पास जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, मैंने क्या कहा था कि सैनिटाइज द हैंड इज द फर्स्ट वन और राइट साइड अप्रोच। लेकिन हम पेशेंट को सामने बैठेंगे तो उसमें राइट साइड अप्रोच इतना मैटर नहीं करता। ये हम एग्जामिनेशन में जब या चेस्ट एग्जामिन करते हैं, एब्डोमेन एग्जामिन करते हैं, जहाँ पे पेशेंट लेटा होता है वहाँ पे काउच होता है, तो हम उसका कौन सा साइड अप्रोच करेंगे? राइट साइड करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि सैनिटाइजेशन, नाम वगैरह सब कुछ आप लोगों को पता है। एग्जामिनेशन के लिए सैनिटाइज द हैंड इज द की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिक है, उस टीम का हिस्सा जो आपका मुआयना कर रही है। आपका नाम? काशिफ साहब। आपकी उम्र कितनी है? 25। और आप कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से। काशिफ साहब, आज मुझे प्रोफेसर साहब ने आपके कुछ टेस्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कुछ चल के दिखाना है और कुछ और टेस्ट है वो मैं आपसे करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मुआयने के दौरान आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दौरान मुआयना हमारे साथ तावन करेंगे। तो क्या मैं अपना मुआयना आगे बढ़ा सकता हूँ? ठीक है काशिफ साहब, इस मुआयने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी तरफ देखें और अपना सर हिलाए बगैर, ठीक है, आप रिलैक्स बैठ जाए, हाथों को दोनों ऐसे रखें और मेरी तरफ देखें। हाथ ऐसे करें थोड़ा सा, ठीक है, शुक्रिया, रिलैक्स हो जाए। अब काशिफ साहब, अब थोड़ा सा उठ जाइए और आपने उस एरिया तक, वो जो कुर्सी आपको नजर आ रही है, थोड़ा सा 5-6 कदम इस तरह चल के मुझे दिखाने। उधर जाने के बाद जी, जब आप उधर पहुंचेंगे तो खुद ब खुद वापस होकर दोबारा इधर आना है। ठीक है जी, जाए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, अब खड़े रहिए। अब मैं आपको एक वॉक करके दिखाऊंगा, जैसे मैं करूंगा आपने फिर उस तरह रिपीट करना है। ठीक है जी, देखिए ये मेरा दाएं पाँव है, मैं इसके साथ अपना बाएं पाँव ऐसे टच करूंगा और फिर इस तरह दाएं पाँव के साथ बाया और इस तरह चल लूंगा। तो आपने मुझे 5-6 कदम इस तरह करके दिखाना है। ठीक है, आप रिलैक्स खड़े हो जाए, इस तरह मुझे आपने करके दिखाना है। ठीक है, मेहरबानी, आ जाए, थैंक यू सो मच। अब काशिफ साहब बैठ जाइए। अब आप अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखें ऐसे, ठीक है, और इसी पोजीशन में खड़े हो जाए। ठीक है, ठीक है, सीधा देखें। अब मैं आपको कहूँगा कि आपने अपनी आंखें इस तरह खड़े हो जाए और सीधा देखें। अपने आंखें बंद करनी है, जब तक मैं नहीं कहूँगा तो आंखें नहीं खोलनी। ठीक है जी, आंखें बंद करें। आंखें खोलें, बहुत शुक्रिया, बैठ जाएं। ओके जी, अब कुछ मजीद टेस्ट कराऊंगा अपने मुआयनों को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखिए ये उंगली है, अपने सर हिलाए बगैर ये उंगली जिस हिम्मत में जाएगी आपने इसी को देखना है, लेकिन आपने अपने सर नहीं हिलाना। ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा आपको आंखों में? आंखों में कोई दर्द वगैरह? बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब काशिफ साहब, आपने इस हाथ की जो ये वाला उंगली है उसके साथ मेरी उंगली को टच करना है, फिर उसी उंगली से आप भी अपनी नाक को टच करना है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब सेम टेस्ट आपने इस हाथ से दोबारा करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब एक और टेस्ट करना है जिसके लिए पहले मैं आपको सिखाऊंगा और जैसे मैं करूंगा इसके बाद आपने उसी तरह ही करना है। ठीक है जी, देखिए आपने पहले मैं करूंगा, आपने मुझे देखना है। एक हाथ आपने पहले ऐसे करना है, इसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है और जितना आप कर सकते हैं जल्दी जल्दी आपने इस तरह की मूवमेंट करना है। ठीक है जी, आपने इस तरह मूवमेंट करना है। जब मैं कहूँगा कि रुक जाए तो आपने फिर इस तरह रुकना है और फिर इसी हाथ को इसके नीचे करके इससे फिर दोबारा इस तरह अमल को दोहराना है। ठीक है जी, आप अपने हाथ को इस तरह करें, दूसरा हाथ रखें और इसके जितना जल्दी कर सके आप इसको इस तरह मूव करें। रुक जाए, अब दूसरे हाथ से करें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको कोई दर्द वगैरह, कोई मुश्किल वगैरह तो नहीं है? ठीक है, आप ऐसा करें कि आपसे जितने टेस्ट मैंने करवाए हैं, चाहे वो मैंने आपकी आंखों का टेस्ट किया है, हाथों का टेस्ट किया है, किसी किस्म के टेस्ट के दौरान आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, किसी किस्म की टेस्ट के दौरान आपकी हरकत के दौरान कोई रुकावट आ रही है, कोई दर्द महसूस हो रहा है? नहीं। ठीक है, अब काशिफ साहब आप अपनी दोनों हाथों को ऐसे करें। ठीक है, अब मैं आपके हाथों को बाहर की तरफ खींचूंगा और आपने मुझे खींचने नहीं देना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब अपनी दोनों हाथों को बाहर की तरफ इस तरह जोर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब ये हाथ मेरे हाथ में दे दें। ठीक है, और अपने हाथ को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। ठीक है जी, ठीक है, अब ये हाथ दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दोनों हाथों के ऐसे करें, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, बाहर की तरफ खींचें, अंदर की तरफ खींचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको दौरान हरकत, जब आपके हाथों को हरकत या आप मुझे जोर देते तो उस दौरान आपको कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? ठीक है, अब मैं एक और टेस्ट कराने लगा हूं जिसके लिए आपको लेटना होगा। ठीक है, उस दौरानी टेस्ट में आपकी जो सलवार है वो नी जॉइंट तक एक्सपोज करूंगा और आपने ये वाला पाँव उठा के दूसरे पाँव के इस जो हमारी पाँव वाली हड्डी है इसके ऊपर रगड़ना है। ठीक है जी, तो उसके लिए आप तैयार हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच। सो काशिफ साहब, मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ और आपके मुआयने का ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। So today I examined my patient named Kashif, age 25, residence of Islamabad, for cerebellar examination. On my inspection, there was no prominent nystagmus and there is no tremor. During my further examination, I did my finger nose test and there was no dysmetria. Finger nose test was intact. There was ocular movement was okay. Ocular movement has no lagging movement and no nystagmus. During my rapid movement of the hand, there was no prominent dysbiodocokinesia. Tones of the muscle was intact. Coordination and balance was also intact, and there was no ataxic gait. So this is for me a normal cerebellar lesion examination. ठीक है, so that is what all about you people will say this is my normal cerebellar examination. जब आप आखिर में ये बताएंगे कि आपने पेशेंट की इंस्पेक्शन में उसकी टेस्ट करते वक्त कुछ भी नहीं देखा, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए एक नॉर्मल सेरिबेलर एग्जामिनेशन है। ठीक है जी, तो अब इसमें मैंने कितने टेस्ट करवाए जो लिखे हैं? कोई चीज़ छोड़िए? हाँ, स्पीच। अब एक छोड़ी है, ठीक है, स्पीच, वो आप ना भी करें, इसमें 2 छोड़ दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन 4, 5 या 6 तक ऐसे करने हैं कि सर को पता चले कि स्पेसिफिकली उस तरफ जा रहे हैं। मेरी बात है कि नहीं? तो आप पेशेंट को ये कहेंगे कि मैं कुछ आप बोल के दिखाऊंगा, आपने मेरे पीछे वही बोलना है। तो मतलब जिस तरह स्पीच या स्कैनिंग स्पीच, लेकिन मेजर एरियाज हमने कोई चीज़ छोड़ी है कि नहीं? जो मेजर टेस्ट है ना वो हमने सब परफॉर्म किए हैं। तो इस टेस्ट के दौरान, आज के क्लास के दौरान हमने थायराइड एग्जामिनेशन की है और साथ हमने कौन सा की है? सेरिबेलर एग्जामिनेशन की है। ठीक है जी, ये दो एग्जामिनेशन ऐसे हैं, मैं बिलीव करता हूँ कि इसमें से एक एग्जामिनेशन जरूर आती है। ठीक है जी, आप लोगों ने इन एग्जामिनेशन को, जिस तरह क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरह सेरिबेलर एंड थायराइड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने क्रेनियल नर्व 2, 3, 4 एंड 6, 5 एंड 7 ये याद किया और ये 2, इसका एक मैंडेटरी स्टेशन फुल है, समझ गए कि नहीं? और उस बंदे का तकरीबन 2 स्टेशन ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ये करेक्ट, ये वो स्टेशन है एग्जाम के अंदर कभी मिस नहीं होते। तो आप लोगों ने इस तरह के स्टेशन जो है वो जरूर करने हैं। ठीक है जी, इस तरह के स्टेशन आप करेंगे, आप सही तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब 2 नर्व रहती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व और एक एक्सेसरी नर्व है, मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, हमने 5th और 7th की थी ना, अभी 8th क्रेनियल नर्व और 11th क्रेनियल नर्व। कभी कभार लोग कहते हैं कि परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, पेशेंट मैं अब ये परफॉर्म करूंगा वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो 8th क्रेनियल नर्व है उसकी क्या है? नंबर 1, इट इज अ सेंसरी नर्व, ये बैलेंस और हेयरिंग में काम करती है। किसमें? बैलेंस एंड हेयरिंग में। इसमें पता है ये एग्जाम में क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जस्ट 1 मिनट का काम होता है, ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टेप्स पता होना चाहिए कि इसके अंदर करते क्या है। कभी कभार अगर आपको कहे कि 8 और 11 इकट्ठा परफॉर्म करे तो फिर उस दौरान भी आप लोग को पता होना चाहिए 8 सेंसरी है, 11 मोटर नेचर है, मोटर है। ठीक है, एक्सेसरी नर्व 2 मसल्स को इनर्वेट करती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल और ट्रेपीजियस मसल, इनको इनर्वेट करती है। ठीक है जी, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू चेक वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है, उस टीम का हिस्सा हूँ जो आपका मुआयना कर रही है। आपका नाम? काशिफ साहब, आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से। काशिफ साहब, बड़े प्रोफेसर साहब ने मुझे आपकी कानों का मुआयना करने के लिए कहा गया है, जिसमें आपकी कानों के जरिए जो आवाज़ सुनने की सलाहियत है उनका मुआयना किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर तावन करेंगे। ठीक है, तो इस मुआयने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरी तरफ देखें और आप रिलैक्स हो जाए। ठीक है जी, और जैसे मैं कहूँगा आपने उस तरीके से करना है। आप बाएं तरफ देखें, दाएं तरफ देखें,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब कुछ टेस्ट कराऊंगा आपके, ठीक है, उस दौरान टेस्ट अगर आपको कोई पेन वगैरह या कोई दर्द हो कान के अंदर तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। आपको रिसेंटली आवाज़ सुनने में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। आपका कोई सर के चक्कर या कहीं गिर तो नहीं जाते, बैलेंस का मसला तो नहीं है, ठीक है। अब आप सीधा हो जाए और सीधा देखें, बैठ जाएं, इधर सीधा बैठ जाए, ठीक है, ओके। अब मैं कुछ वर्डिंग बताऊंगा और आपने मेरे बात उसको रिपीट करना है, ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया। अब मैं सेम टेस्ट दूसरे कान से करूंगा, ठीक है। 35, 48, बहुत शुक्रिया। तो काशिफ साहब मैं आपके कानों का जो मुआयना है वो मुकम्मल कर चुका हूँ, आपके तावन का बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। तो एक्चुअली दिस इज वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ठीक है। इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आप उसके पास जाते हैं, इफ यू से 59, 58 और आपने दूसरा कान क्लोज नहीं किया है तो आप फेल हो जाते हैं। तो जैसे हम एक आंख को चेक करते हैं, एक अक्लूड करते हैं ना, तो आप इसका एक हाथ से कान को दूसरे कान को क्या करना है, बंद करना है और थोड़ा सा नजदीक, कितना ये आपसे वाइवा में पूछता है 10 सेंटीमीटर के करीब, कितना 10 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर। पहले हम कुछ वर्डिंग बताएंगे आहिस्ता, ठीक है, और फिर जब वो आंसर करेगा फिर 30 to 35 सेंटीमीटर भी बताएंगे, कितना 30 to 35। इनिशियली यू आस्क द पेशेंट टू रिपीट द वर्ड दैट यू विल से इन अ वेरी वेरी हस्की स्पीच। हस्की स्पीच मीन 35, इस तरह तेज नहीं बोलेंगे जिस तरह मैंने बोला है। तो आप पहले 10 to 15 सेंटीमीटर पे जाते हैं और फिर 30 to 35 पे आते हैं, ठीक है जी। और फिर देखते हैं, हाँ जी, इसमें बैलेंस नहीं चेक करते, ठीक है। इसमें हियरिंग इज द मेन थिंग, ठीक है। वेस्टिबुलोकोक्लियर आप ओस्की के जितने वाइव है या स्टेशन उठाकर देखे, इसमें यही मैंने इससे पूछा है कि आप जब चलते हैं तो गिरते तो नहीं है, सर के चक्कर तो नहीं आते, आपको कोई बैलेंस तो मतलब ये है कि हर आप उसने कहा नहीं, आपने वो पूछ के बताना है, ठीक है जी। फिर आपने हियरिंग को चेक करना होता है। अब अगर इसके हियरिंग में मसला है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका ओटोस्कोप के जरिए हम कान को देखेंगे कि इसका एक्चुअल मसला क्या है, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट तो मैंने आप लोगों को कल बताया था ना, इसमें जो वेस्टिबुलोकोक्लियर है इसमें ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट जरूरी नहीं है। अगर आपको कमांड देते हैं ना कि ट्यूनिंग फोर्क भी करे तो आपने फिर रेनी एंड वेबर करना है। बस वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जितना मैंने किया है स्टैंडर्ड के मुताबिक इतना ही है। अगर आपको वो एडिट बताए ना कि ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, अब ये छोटा स्टेशन है, इसके बाद वो आपसे वाइवा लेते हैं कि रेनी और वेबर टेस्ट क्या होता है, समझ गए कि नहीं, कैसे परफॉर्म करते हैं, पॉजिटिव रेनी क्या है, नेगेटिव रेनी क्या है, वेबर नो लेटरलाइजेशन या लेटरलाइज टू द राइट लेफ्ट का क्या मतलब है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। तो वेबर टेस्ट में जिस साइड पे मरीज को ज्यादा आवाज सुनाई देगा तो उसको लेटरलाइजेशन कहते हैं, अगर दोनों साइड पे सेम है तो नो लेटरलाइजेशन है। ये तो क्लियर है कि नहीं, ये तो कल हम कर चुके हैं। इसके बाद है एक्सेसरी नर्व। कौन सी? एक्सेसरी नर्व। इसमें हम मरीज को बताएंगे कि मैं आपके कुछ टेस्ट करवाऊंगा जिसके दौरान आप ताउन करेंगे। बस आप लोग को जस्ट बता रहा हूँ तो आप लोग बताएंगे। आप फिर मरीज के पास आते हैं, गौर से सुने, आप मरीज के पास आते हैं और आप इसका राइट साइड अप्रोच करते हैं। कौन सा? राइट साइड। गौर से सुने, एक हाथ मरीज के सर के पीछे रखते हैं और एक हाथ से आप ये चिन जंटली पकड़ते हैं। मरीज को कहते हैं कि उस तरफ देखे, आपको उस तरफ नहीं देखने देना, आप थोड़ा सा इस तरफ पुश करेंगे और वो उधर देखेगा। इफ यू फील रेजिस्टेंस तो उसका ये वाला जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है वो इंटैक्ट है। समझ रहे कि नहीं? अब मरीज को देखिए, मरीज को एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने एक हाथ यहाँ पे रखना है। अब आपने, मैं जब बताऊंगा तो आपने उस तरफ देखना है और मैंने आपको उस तरफ नहीं देखने देना, ठीक है। मरीज को पता होगा कि क्या करने जा रहे हैं। तो जी यू आप उस तरफ बाएं तरफ देखें, आई फील रेजिस्टेंस, तो साइड का स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड क्या है? इंटैक्ट है। फिर मरीज को बताऊंगा सेम दूसरे साइड पे आऊंगा, ये हाथ मेरे पीछे जाएगा इस तरह और फिर यहाँ से इसको पकड़ूंगा और मरीज को कहूंगा कि उस तरफ देखें। तो जब ये उस तरफ देखने की कोशिश करेगा, आई फील फोर्स, मुझे रेजिस्टेंस फील होती है, तो उसका ये वाला जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है वो भी इंटैक्ट है। फिर हम मरीज को बताते हैं, थोड़ा सा आगे, हाँ जी मरीज, फिर हम पीछे आते हैं मरीज के और उसको ये बताते हैं कि मतलब आप अपने शोल्डर को थोड़ा सा अप करें इस तरह, हाँ ऐसे ऊपर इस तरह। अब मरीज को बताएंगे हम इसको नीचे दबाएंगे, आपने ऊपर दबाने। देखिए जब आप नीचे जोर करेंगे, आई फील फोर्स, मरीज ऊपर दबाने की कोशिश करता है। ये हम ट्रेपीजियस मसल को चेक करते हैं। किस चीज को? ट्रेपीजियस। अगर आप इसको नीचे पुश करें और मरीज को कहे कि आप ऊपर की तरफ पुश करें, यानी इफ यू कांट फील एनी फोर्स, तो उसका ट्रेपीजियस मसल इंटैक्ट नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो पहले हमने कौन सा मसल चेक किया? स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। फिर हमने ट्रेपीजियस मसल चेक किया। इसके बाद हम एक और काम करते हैं, मरीज को बताए कि इस हाथ को अपने सर के ऊपर तक इस तरह उठाए। ये भी हम ट्रेपीजियस मसल देखते हैं कि वो कंघी कर सकता है कि नहीं। फिर इसको कहते हैं दूसरे हाथ ये भी उठाए। तो 180 डिग्री तक आपने एब्डक्शन देखनी है। क्या देखनी है? एब्डक्शन देखनी है। तो पहला टेस्ट ये हम उस साइड की स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड के लिए करते हैं, फिर उस साइड से ए वाला साइड भी चेक करेंगे। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि एक्सेसरी नर्व दो होती है, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की। अगर मरीज जो है
मैं ऐसा करता हूँ, इसको कहता हूँ उस तरफ देखे, बट आई कांट फील एनी फोर्स। तो इसका मतलब उस साइड की एक्सेसरी नर्व में भी लीजन है, तो मतलब यूनिलेटरल पैरालिसिस है। अगर दोनों साइड की है तो बाइलेटरल है, समझ रहे कि नहीं? तो दोनों चेक करने हैं। फिर ये हम एट द सेम टाइम ट्रेपीजियस मसल ऑन द लेफ्ट एंड राइट एट द सेम टाइम चेक करेंगे। पेशेंट कहेंगे कि आपने अपने कंधों को ऊपर की तरफ फोर्स करना है, हम इसको नीचे की तरफ करेंगे। एंड इफ यू फील फोर्स और रेजिस्टेंट, इट्स मीन कि उसकी जो ट्रेपीजियस मसल है उसके अंदर पावर इंटैक्ट है, समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई वीकनेस या पैरालिसिस नहीं है, ठीक है। तो आज के दिन हमने जितने थ्योरीज पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म करवाए हैं, ठीक है जी। लास्ट नट शेल में रिव्यू सुने, आखिरी 2 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड एग्जामिनेशन। थायराइड एग्जामिनेशन में जब आप मरीज के पास जाते हैं तो मुझे इस मुआयने के लिए 1 ग्लास ऑफ वाटर और 1 पीस ऑफ पेपर चाहिए। बस 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कुल्टेशन। ये 4 स्टेप्स हमने करने हैं। परकशन जितने नहीं किया विल नेवर फेल। परकशन इज नॉट दैट मच इंपोर्टेंट इन थायराइड, बट इंस्पेक्शन, पल्पेशन एंड अस्कुल्टेशन ये आप लोगों ने जरूर करनी है। परकशन किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इट डजंट मैटर, समझ रहे कि नहीं? फिर इसके बाद हमने पढ़ा सेरिबेलर एग्जामिनेशन। सेरिबेलर एग्जामिनेशन के अंदर आपने पेशेंट को वॉक के लिए बताना है, टेंडन गेट चेक करेंगे, फिंगर नोज टेस्ट चेक करेंगे, मसल्स ऑफ द टोन्स ऑफ द मसल्स चेक करेंगे, डिस्क डायडोको काइनेसिया को देखेंगे, फिर स्पीच चेक करेंगे, फिर इसके बाद हील शेन टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो मतलब ये जो मुख्तलिफ टेस्ट ये जो मैंने क्विकली बताए हैं, दे ऑल आर सेरिबेलर लीजन टेस्ट। ये हम सेरिबेलम के लिए करते हैं, एच पैटर्न के जरिए निस्टिग्मस चेक करते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, पेशेंट का एक कान बंद रखते हुए दूसरे कान के नजदीक जाएंगे 10 to 15 सेंटीमीटर, जस्ट अ लिटिल बिट टुवर्ड द पेशेंट। ये इमेजनरी होता है, ठीक है, मेजर नहीं किया जाता, लेकिन 10 to 15 सेंटीमीटर आप विस्पर करते हैं। क्या करते हैं? विस्पर करते हैं। पेशेंट को सुनते हैं कि वो सेम वर्ड बताते कि नहीं। फिर 10 to 15 से 30 to 35 सेंटीमीटर आते हैं, फिर इससे थोड़ा तेज विस्पर करते हैं, ठीक है, सेम विस्पर थोड़ा सा तेज विस्पर, बट लाउड साउंड नहीं बताएंगे। फिर देखेंगे कि मरीज का वो वाला वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व ठीक है कि नहीं। फिर सेम साइड रिपीट करेंगे। आखिर में एसेसरी नर्व है, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल दोनों साइड की चेक करेंगे और ट्रेपीजियस मसल चेक करेंगे। और इसके बाद पेशेंट को बताए कि अपने हाथ को सर के ऊपर तक उठाए ताकि हम 180 डिग्री अबडक्शन चेक करें कि ट्रेपीजियस मसल इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। लास्ट एक वाइवा क्वेश्चन है, इस नेक के अंदर हम एनआरई स्टेप 1 में पढ़ाते हैं, हेड एंड नेक एनाटॉमी में। यहाँ पे ट्राइंगल्स होते हैं, क्या होते हैं? ट्राइंगल्स। नेक ट्राइंगल का नाम सुने कि नहीं? उसके अंदर यहाँ पे एक ट्राइंगल है, उसका नाम है पोस्टीरियर ट्राइंगल। कौन सा? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर अगर कोई एब्सेस है, कोई सर्जन सर्जरी करता है, उसमें जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर डैमेज होती है वो एसेसरी नर्व है। ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि विच पार्ट ऑफ द नेक हैज अ मोर रिस्क फॉर एसेसरी नर्व डैमेज, आंसर इज पोस्टीरियर ट्राइंगल, ठीक है जी। तो अगर एग्जाम में आता है कि एक सर्जन है, उसको यहाँ से एब्सेस ड्रेन करना था और ड्यूरिंग द ड्रेनेज उससे पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर कोई स्ट्रक्चर डैमेज हुई है जिसके बाद वो मरीज कंघी तक नहीं कर सकता, तो वो एसेसरी नर्व डैमेज है। कौन सा है? एसेसरी नर्व डैमेज। एसेसरी नर्व मैंने बताया था, इसका एक क्रेनियल पार्ट होता है, एक स्पाइनल पार्ट होता है। क्रेनियल पार्ट उसका मेडुला से आता है और स्पाइनल पार्ट उसका स्पाइनल कार्ड से आता है। इसका जो क्रेनियल पार्ट है वो किस नर्व के साथ मिलता है? वेगस के साथ, बताया था कि नहीं? और इसका जो स्पाइनल पार्ट है ये मेनली स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल और किसको? ट्रेपीजियस को इनर्वेट करता है। मैंने कहा नेक में मेजर 2 ट्राइंगल है, कितने? 2 ट्राइंगल है। अब एक एंटीरियर ट्राइंगल है और एक पोस्टीरियर है। और ये भी याद रखे, द बाउंड्री लाइन बिटवीन एंटीरियर ट्राइंगल एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। कौन सा मसल है? स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड एक मेजर मसल है नेक के अंदर जो 2 ट्राइंगल को सेपरेट करता है, एंटीरियर फ्रॉम पोस्टीरियर ट्राइंगल, ठीक है। सो आई थिंक यू पीपल एंजॉयड द एग्जामिनेशन पार्ट, कि इसमें कौन से स्टेप्स है, कौन सी चीजें हैं, और आप लोगों से इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ये स्टेप्स आप लोगों ने परफॉर्म करने, मेरा काम आप लोगों को सिखाना है, परफॉर्मर आप लोग हैं कि आप लोग बार बार परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे पे प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों की इंशाल्लाह रिफ्लेक्स देखे। फ्रॉम द डे फर्स्ट जो हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी ना, तो मेरे ख्याल में 90+% लोग आप लोगों में से ऐसे थे कि वो ओडी पारा का नाम सुनकर उस दिन डर गए थे कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे। आज वो चीज़ अ लिटिल बिट फील इजी, ऐसा है कि नहीं कि यार वो चीज़ अब आप लोगों को इजी होती जा रही है। तो इस तरह ये चीज़ जो न्यू है ये कल को इजी लगेगी, लेकिन इस पर आप लोगों ने मेहनत करनी है, ठीक है जी। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड फॉर दिस क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन लेता हूँ इसका। हाँ जी, ओके। सेरेबेलर एग्जामिनेशन के अंदर पेंडुलर नी जर्क करते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपको कोई फेल नहीं करेगा। अब नी जर्क पे जाएंगे तो वहां पे फिर वाइवा शुरू होगा। कैन यू टेल मी हाइपो रिफ्लेक्सिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया? आप पहले वो चीजें करें जिस पे आपका कमांड है। जब टाइम बचेगा, और वो इतने मैंने बता दिया कि ये उस टाइम में हो जाएगा, तो आपने हर टेस्ट करते करते थोड़ा सा टाइम लेना है, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, नी जर्क चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि नी मतलब जो हैमर है वो हिट करने के बाद उसका जो पाँव है वो कितनी दफा मूव करता है पेंडुलम की तरह। किसकी तरह? पेंडुलम।
रिफ्लेक्सेस कैसे चेक करने हैं, कौन सी रिफ्लेक्स कहाँ पे करनी है, उस पर हम अलग सेशन डिस्कस करेंगे। तो उसमें फिर बताऊंगा कि अगर ये रिफ्लेक्स है तो ये सेरेबेलम में भी कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्सेस पे हम अलग एक शीट पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह नी रिफ्लेक्स है, एंकल रिफ्लेक्स है, बाइसेप रिफ्लेक्स है, जा रिफ्लेक्स है, ठीक है जी, ये सारे हम फिर रिफ्लेक्स के जो रूट्स वैल्यू है ना वो जरूरी, जिस तरह L3 L4, जिस तरह S1 है, ठीक है, तो उसकी जो रूट्स है ना वो आप लोगों को एग्जाम में वाइवा की शक्ल में आते हैं, ठीक है जी। तो क्लियर है एवरीवन, ठीक है। ओके 15 मिनट ब्रेक करें, इसके बाद न्यू स्टेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया।